ले पकड़ जा, मैं निकालता। आमतौर पर ये शिकायत पाई जा रही है कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हो रहा है। नासिक से अलग अलग क्यूरी निकाल करके उनका काम रोका गया। मैं पीर के दिन जो है नासिक जाने वाला हूँ। ऐसे तमाम तलबा और तालिबात और स्कूल के ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर पर स्कूल में जो हेड मास्टर और टीचर्स वगैरह ये काम करते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे तमाम लोगों के कागजात हमें अगर ज़ेराक्स से दिए जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी वैलिडिटी हो जाए। ये मालेगांव शहर और ताल्लुके में जिन मसाजिद को, मदरसे को या कब्रस्तान, दरगाहों को पुलिस की तरफ से नोटिस दी जा रही है, मसाजिद के लाउड स्पीकर के सवाल पे जिन लोगों को भी नोटिस मिली है, आज 40 से 50 मसाजिद के लोग आए हैं जिनका इंफॉर्मेशन भरी जा रही है। अंडरग्राउंड गटर का काम चालू है सुलेमानी चौक के अंदर। वो मेन पाइपलाइन है जो अली अकबर पानी की टाकी जो लाइन से भरे जाती, ये वो पाइप है। यानी कमोबेश 50 महल्ला है, 50 महल्ले का पानी रुकने का एकदम, यानी पाइप टूट जाने से वो 50 महल्ले का पानी रुक जाएगा। और वहाँ का जो मैदान वगैरह है, वहाँ साफ़ सफाई, देख रेख, झाड़ वगैरह अगर लगा दिए तो 84 स्कूल सुधर जाएंगे। हमारी कारपोरेटरों से गुजारिश है कि यार अपने अपने इलाके में, कम से कम अपने अपने इलाके में 84 कारपोरेटर 84 स्कूल ज़रा संभाल लो तो उतनी बहुत मेहरबानी होगी। महाराष्ट्र के पावर लूम मजदूरों की हालात अगर सुधारना है, महाराष्ट्र सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए 1 अगस्त को आज़ाद मैदान में एक आंदोलन होने वाला है। मालेगांव शहर गुरुवार वार्ड में हम खड़े हुए हैं। ये गांधीनगर है, अमीनिया मस्जिद से गांधीनगर चौक तक। ये बेटा एरिया बता बराबर है ना, आप देखो अपनी माथे की आंखों से। ये जो है ये जंक्शन है, मार्केट यार्ड बोलते हैं इसको। इसके अंदर कई 100 गाड़ियां लोग लगाकर अपनी रोटी रोजी कमाते। अगर जरा भी आधा घंटा 1 घंटा अगर पानी आ जाता है तो ये नदी की शक्ल बन जाती है रोड के ऊपर और लोगों के कारोबार बंद हो जाती है। गरीब तबके के लोग हैं जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते, ऐसे लोग रोजी से महरूम हो जाते। और आज महंगाई सर चढ़ के बात चल रही है, बोल दी क्या, उसकी वजह से लोग जो है भुखमरी का शिकार बन जाते। रात भर उनको टेंशन रहता है, एक दिन की रोजी डूबने की वजह से। और कुछ कच्चे माल का भी लोग धंधा करते हैं, जैसे आम, केला, ये सब खराब हो जाता है, सब्जी पाला ये सब खराब हो जाता है, इनको फेंक देना पड़ता है और वो कर्ज में डूब जाते हैं। इसकी वजह से उनको मानसिक टेंशन रहता है, रात भर वो बेचारे परेशान रहते क्या। मगर कारपोरेशन के बाद बार बार बोलने के बाद में भी कारपोरेशन आयुक्त क्या, जिसको शासकीय अधिकारी बोलती है, ये शासन का आदमी है। जबकि जहाँ भी प्रशासक बैठा है उस शहर में, उस सिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है। मगर ये ऐसा हरामखोर शासक है, प्रशासक है हमारा आयुक्त कमिश्नर, कि ये आंख बंद करके बैठा है। ये अंधे और गूंगों की सरकार यहाँ पे चला रहा है। अगर इसके पास कोई शिकायत करने के लिए भी गए तो ये खाली टालम टाली करके अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं क्या। मैं शिवसेना विभाग प्रमुख हमीद खान बखार वाला बोल रहा हूँ। मैं 2015 से आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से बौरा कब्रस्तान अंडरग्राउंड गटर के बारे में लड़ रहा हूँ। लगभग मुझे इसके लिए आज 15 दिन, मुझे 10 साल हो गया है। 10 साल में मैंने बार बार लोगों की, हज़ारों लोगों की दस्तखतें ली है। कई मसाजिद है, इसके अंदर लोग नमाज पढ़ने के लिए इस गंदे और ख़राब पानी से जाते हैं। ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रशासक भी एक जातिवाद प्रशासक दिखाई देता है। कमिश्नर जो एक जातिवाद चला रहा है, क्योंकि हमने इसको बार बार बोला, 1000 बार बोला कि जब भी इस नाले के अंदर पानी आता है हर साल 1 से 2 बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। आयुक्तों के कान पे जू तक नहीं रहेंगी आज तक। अभी गए साल भी एक बच्चा डूब के मरा, उस वक्त तो भी हमने इसको बोला। खाली बात बना के, अपने बात बना के, बातों में से बातों करके निकाल देते हैं। काम करने का कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, न किसी की कंप्लेन लेते हैं, न कभी कोई शिकायत सुनते हैं। आज 2015 से हम लोग लड़ रहे हैं,
पूरा मालेगांव शहर का पानी जो है गंदा पानी गुरुवार वार्ड के इलाकों में आता है। क्यों यहाँ इंसान नहीं रहते हैं क्या, या हम कर नहीं भरते? हमसे तो आप वसूली पूरी लेते हो, फिर हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे मदरसा और स्कूल जाने से महरूम रहते हैं। हमारी माँ बहनों को रोड के ऊपर अपने कपड़े ऊपर करके चलना पड़ता है। ये बड़ी शर्म की बात है। या आपके घर में माँ बहनें नहीं है क्या, या हमारी आवाज आप नहीं सुनते, आप बहरे हो गए हो क्या? ये मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूँ और एक उससे बोल रहा हूँ, अगर आपने ये चालू साल के अंदर इस गटर को आजाद नगर पुलिस स्टेशन से बोरा कब्रिस्तान तक नहीं किया तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और आपके ऊपर गुनाह दर्ज कराऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तालीमी नया साल शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे अगली क्लासेस और नए नए कोर्सेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं। पूरे शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे और बच्चियां हैं कि 10वीं के बाद और 12वीं के बाद उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ज़रूरी है और आमतौर पर ये शिकायत पाई जा रही है कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हो रहा है। नासिक से अलग अलग क्यूरी निकाल करके उनका काम रोका गया। मैं पीर के दिन जो है नासिक जाने वाला हूँ। ऐसे तमाम तलबा और तालिबात और स्कूल के ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर पर स्कूल में जो हेड मास्टर और टीचर्स वगैरह ये काम करते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे तमाम लोगों के कागजात हमें अगर ज़ेराक्स से दिए जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी वैलिडिटी हो जाए। और 30 तारीख से जो एडमिशन का राउंड शुरू हो रहा है और उसमें पेपर जमा कराने में अगर ये पेपर नहीं होगा तो उनका एडमिशन रुक सकता है। हम कोशिश करेंगे कि 30 तारीख से पहले उन तमाम लोगों का काम हो जाए, वो अपना पेपर हमारे पास ऑफिस पर जमा करवाएं। वक्फ हेल्प सेंटर हज कमेटी से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से वक्फ के सवाल पर एक हेल्प सेंटर शुरू किया। उसी की एक कड़ी थी कि मालेगांव शहर और ताल्लुके में जिन मसाजिद को, मदरसे को या कब्रस्तान, दरगाहों को पुलिस की तरफ से नोटिस दी जा रही है, उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, उसके लिए आज शनिचर का पहला दिन है जब हमारे वकील एडवोकेट तौसीफ़, एडवोकेट खालिद यूसुफ, एडवोकेट अफजाल जाहिद, एडवोकेट मोहम्मद अंबर, ये लोग जो हैं फॉर्म भर रहे हैं। और उसी के साथ साथ दूसरी भी जो मालूमात है मसाजिद के ताल्लुक़ से, वो भी मसाजिद के ट्रस्टी, इमाम, उनको दी जा रही है। ये मसाजिद के लाउड स्पीकर के सवाल पे जिन लोगों को भी नोटिस मिली है, यहाँ हमारे हलीम सिद्दीकी साहब हर वक्त रोज़ाना 2 से 5 रहते हैं और हर शनिचर को यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन वकीलों की तरफ से भर के दी जाएंगी। आज 40 से 50 मसाजिद के लोग आए हैं जिनका इन्फॉर्मेशन भरी जा रही है। हमारा मकसद ये था कि जब नोटिस बांटी गई तो बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या इन्फॉर्मेशन दी जाए। कायदे में रह के सही तरीके से इन्फॉर्मेशन जाए ताकि किसी मस्जिद को कल कोई तकलीफ़ ना आए, इसलिए यहाँ पे हेल्प सेंटर से भर कर दिया जा रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि ये जिनके भी मसाइल हैं वो हलीम सिद्दीकी साहब से या माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदारान से, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख साहब, मुझसे या हमारे वकीलों से मिले और सही इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में जमा की जाए। कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से हमें मुस्तकबिल में कोई तकलीफ़ आए। सिर्फ शनिचर के दिन रहेगा, पूरा हफ्ता चलेगा? नहीं, हर शनिचर को दोपहर में 3 बजे से शाम तक हर शनिचर को रहेगा, क्योंकि ये वकील लोग भर रहे हैं। वकील लोगों का अपना भी एक पेशा है जो उनको रोज़ाना करना है, इसलिए शनिचर का दिन तय किया गया है कि वो एक दिन वो अपनी खिदमात यहाँ पे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से देंगे। डिफेंस कमेटी? नहीं, वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की हेल्प करने के लिए नहीं आए हैं। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हैं और 31 जुलाई को जो 2008 भिक्खू चौक बम ब्लास्ट हुआ था उसका फ़ैसले की तारीख है। तो उस फैसले से पहले वो मालेगांव में जो लोग उस वक्त इंतकाल हुआ, जो ज़ख्मी हुए, तो उन लोगों से मिलके और मालेगांव शहर में क्या हालात हैं, उस फैसले को लेकर लोगों की क्या राय है, उस ताल्लुक़ से वो आए थे। तो वो हमसे कुछ मालूमात समझना चाहते थे, शहर के हालात समझना चाहते थे, तो हमने उनको बताया।
तो शहर के हालात पे उनका क्या रिएक्शन? वो तो जब लिखेंगे तो समझेगा। माननीय पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण श्री बाळासाहेब पाटील सर यांच्या आदेशाने, त्याचबरोबर श्री तेगबीर सिंग संधू सर अप्पर पोलीस अधीक्षक मालेगाव परिमंडळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्या चोरीच्या मोटरसायकल्स आहेत त्यांच्या विरोधात एक मोहीम राबवली होती। त्या अनुषंगाने कॅम्प पोलीस स्टेशन या ठिकाणी आपण 2 आरोपींच्या ताब्यातून जवळपास 23 मोटरसायकल या ठिकाणी रिकवर करण्यामध्ये यश प्राप्त केलेलं आहे। येथील डीबीची टीम, त्याचबरोबर येथील PI यांना विशेष याचं श्रेय द्यावं लागेल। आरोपी यामध्ये 2 आरोपी आहेत। एक आहे भाऊसाहेब उत्तम चव्हाण, दुसरा आहे नानू भगवान जाधव। भाऊसाहेब उत्तम चव्हाण हा सोयगाव येथील राहणार आहे, तर नानू जाधव हा जैताने साक्री येथील राहणार आहे। भाऊसाहेब चव्हाण याच्याकडून आपण 12 मोटरसायकल जप्त केलेल्या आहेत आणि त्या मोटरसायकल विकत घेऊन त्यांची नंतर विल्हेवाट लावणारा त्याचा साथीदार नानू जाधव याच्याकडून 10 मोटरसायकल अशा एकूण 22 आणि ती मोटरसायकल विक्री करत असताना भाऊसाहेब चव्हाण याच्याकडून एक अशा एकूण 23 मोटरसायकल या ठिकाणी आपण जप्त करण्यात यश प्राप्त केलेलं आहे। गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी आहे, त्यांच्या विरोधात असे गुन्हे दाखल आहेत, त्याचाही पोलीस शोध घेत आहेत। यांना कोर्टामध्ये प्रोड्यूस केले ना आपण, अटक आहे, आरोपी अटक आहेत, त्यांचा PCR आम्ही लवकर घेणार आहोत। त्यानंतर काही त्यांच्यावर गुन्हे असतील त्याचाही शोध घेण्यात येईल। त्याचबरोबर नागरिकांना मी आवाहन करतो की या ठिकाणी त्यांनी त्यांचे जवळचे जे मोटरसायकल ज्यांच्या चोरी गेलेले असतील त्यांनी त्यांची कागदपत्रे या ठिकाणी सादर करावीत, मोटरसायकल व्हेरीफाय कराव्यात चेसिस नंबर, इंजिन नंबरच्या साहाय्याने, आणि त्यांच्या मोटरसायकल त्यांना परत देण्यात येते। दरअसल अंडरग्राउंड गटर का काम चालू है सुलेमानी चौक के अंदर। JCB लगने से वहाँ पर एक पाइप टूट गया और वो पाइप का पानी बंद करते करते, वो चेन जो टूटा हुआ था, पानी बंद करते करते मैं अभी देख के आया जब जोहर बाद, तो पानी चालू था और कम से कम 8-10 फुट हो चुका था। तो मैं समझता हूँ कि 16 इंची पाइपलाइन है और ये वो मेन पाइपलाइन है जो अली अकबर पानी की टाकी जो लाइन से भरे जाती, ये वो पाइप है। तो अली अकबर पानी की टाकी जो है उसका सप्लाई बंद किया गया है वो पाइप बनाने के लिए। और अभी तक ऐसा होता था कि अंडरग्राउंड वालों से जो भी पाइपलाइन टूटती थी तो उसको अंडरग्राउंड के आदमी ही उसको रिपेयर करते थे। लेकिन वहाँ मैं अभी जोहर बाद वहाँ गया था सुलेमानी, मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि वहाँ पाइपलाइन फूट गई है, और पाइपलाइन फूट गई है वो पाइपलाइन है जिससे अली अकबर पानी की टाकी भरी जाती है। इसलिए मैं फौरन वहाँ दौड़ के गया और मैं जाने के बाद वहाँ 1-2 इंजीनियर खड़े हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वो लोगों ने बताया कि हाँ ये पाइपलाइन फूट गई। तो मैं बोला कौन बनाएगा, बोले वही बनाएगा जो अंडरग्राउंड का ठेकेदार है, उसके ही लोग बनाएंगे। मैं बोला उसको बनाने में तो 8 दिन लग जाएगा। तो बोले हाँ साहब इतना टाइम तो हो सकता। तो मतलब जब तक लोग पानी कैसे पिएंगे, क्योंकि अली अकबर पानी की टाकी से 55 जोन है, यानी कमोबेश 50 महल्ला है। 50 महल्ले का पानी रुकने का एकदम, यानी पाइप टूट जाने से वो 50 महल्ले का पानी रुक जाएगा। इसलिए मैं बोला कि हमारे जो कारपोरेशन के वार्षिक ठेकेदार जो भी है उनको बोल के फौरन वो काम कराया जाए। तो मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया, कमिश्नर साहब ने वार्ड का जो इंजीनियर है गवांदे उनको फ़ोन लगाया और उनको बोले असलम भाई जैसा बोल रहे वैसा अपने आदमी लगा के फ़ौरन वो काम करो। तो मेरे सामने अपने मोतसिम नाम का ठेकेदार है वो आ चुका था और मैं बोला भैया तेरे आदमी लगा के यहाँ फ़ौरन काम शुरू कर। तो उसने मुझे कहा कि मारवाड़ा साहब से मेरी बात करवा दो। फिर मैंने मारवाड़ा साहब से उनकी बात कराया और वो काम अब वो लोग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो काम 3 दिन में होने वाला है वो कम से कम 12-13 घंटे में हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। 14 नंबर स्कूल में इससे पहले भी हम लोग ने यहाँ पर पूरी साफ़ सफाई कराए थे। यहाँ पर बड़ी बड़ी कांच और नशे की चीज़ वगैरह सब पी के बच्चों को नुकसान पहुँचता था। तो इससे पहले भी हमने पीछे का भी आगे का भी पूरी साफ़ सफाई कराए थे। अभी भी यहाँ पर इकबाल साहब जो हमारे CA और कमिश्नर साहब उनसे बोलकर यहाँ पर मुरुम वगैरह और ये सब चलवा के GCP चलवा के यहाँ साफ़ सफाई कराए। 2 स्कूल हैं यहाँ पर, 14 नंबर और 68 नंबर, 73 नंबर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा
छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ते हैं तो उनको कांच वगैरह चुभ जाती है, और खेलने वगैरह का भी यहाँ पर इंतज़ाम नहीं था। पानी आने में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाते थे, इसीलिए इकबाल साहब को बोलकर, कमिश्नर साहब के बोलकर यहाँ पर मुरुम वगैरह सब डलवाए हैं, और इसको जीसीपी से पूरा दबा के और अच्छी तरीके से रूलर वगैरह चलवाए हैं। और हमारा ऐसा टारगेट है कि आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर झाड़ वगैरह भी लगाएंगे, और यहाँ पर ज़रा अच्छी साफ़ सफाई भी करवा के, ताकि हमारे सर्वे नंबर 10 इस्लामपुरा इधर के बच्चे लोग आकर यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेले, इनके पाँव में कुछ चुभे ना, कांच वगैरह सब। तो अच्छा ग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे। सुधार कमेटी से ताल्लुक से क्या बोलना? मालेगांव सुधार कमेटी जो गैर सियासी है उनसे हम जुड़े हुए हैं। जब तक वो गैर सियासी है, हम अपने तरीके से हमारे वार्ड या जहाँ कहीं भी है वहाँ पर नशा मुक्त का जो मामला रहेगा वो हम लोग आगे आगे बढ़ के करते रहेंगे। मालेगांव शहर में 84 कारपोरेटर थे, तो हमारी सारे कारपोरेटर से गुजारिश है कि यार अपने अपने इलाके में एक एक जो सरकारी स्कूल है अगर उसको संभाल लिए तो वहाँ पर तकरीबन हज़ारों बच्चे जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो उन कारपोरेटरों को दुआ लगेंगी। और वहाँ का जो मैदान वगैरह है वहाँ साफ़ सफाई, देख रेख, झाड़ वगैरह अगर लगा दिए तो 84 स्कूल सुधर जाएंगे। हमारी कारपोरेटरों से गुजारिश है कि यार अपने अपने इलाके में कम से कम अपने अपने इलाके में 84 कारपोरेटर 84 स्कूल ज़रा संभाल लो तो उतनी बहुत मेहरबानी होगी। नशा मुक्त तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जब बच्चे लोग तालीम पढ़ेंगे, तालीम वाले हो जाएंगे तो नशा नहीं करेंगे, वो समझदार हो जाएंगे। तो हमारी कारपोरेटर से गुजारिश है, और जो कारपोरेटर के बनने की इच्छा रखते हैं उनसे भी गुजारिश है कि यार अपने अपने इलाके में जो स्कूलें हैं, प्राइमरी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलों में तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, मगर प्राइमरी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो कारपोरेटर ज़रा यहाँ पर अपना कारकर्दगी पेश करो। हमारे जो इकबाल साहब है और कमिश्नर साहब, तो उनका ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे बोलने पर स्कूल वगैरह में जहाँ भी कुछ ऐसा मामला देखते हैं फ़ौरन आ जाते हैं और फ़ौरन साफ़ सफाई करते हैं। तो ऐसे जो साहब है, इकबाल साहब और कमिश्नर साहब, ये बहुत अच्छे हैं, इनको रहना चाहिए। तो हम तहे दिल से इकबाल साहब और कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पीछे हमारा जो मकसद के पिछले 11 जून को मालेगांव शहर में हमने पूरे महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूरों के यूनियन की मीटिंग शैडो के मार्फत लिए थे। वहाँ पर हमने तय किए थे कि आज महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूरों की जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे। कच्ची बस्तियों में, टूटे फूटे मकानों में रहने पर मजबूर है। महंगाई का सामना वो अपनी पगार के दम पर नहीं कर पा रहे। प्लस हुकूमत ने सरमायादारों के लिए इतनी सुविधा पैदा कर दी है कि हम मजबूर है कि अपने आप पगार को बढ़ा सके। इसलिए उस मीटिंग में पावरलूम मजदूरों की जो मीटिंग पूरे महाराष्ट्र की हुई थी उसमें डॉक्टर DL कराड़ के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में ये तय हुआ कि महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूरों की हालात अगर सुधारना है तो हमें कल्याणकारी मंडल बनाना होगा। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए 1 अगस्त को आज़ाद मैदान में एक आंदोलन होने वाला है। पूरे महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूर जो है वहाँ जमा हो गए। इच्छाकरंजी, भिवंडी, सोलापुर, मालेगांव और धुलिया से 1 अगस्त को आज़ाद मैदान में पावरलूम मजदूर वहाँ लाखों की तादाद में जमा हो गए। मालेगांव शहर से भी कई लोगों ने हमारे पास नाम लिखा है। और जागरूकता लाने के लिए और मजदूरों को बेदार करने के लिए अपना हक अधिकार जानने और अपने अधिकार को हासिल करने के लिए क्या रणनीति अपनाना चाहिए, इस मकसद के तहत पावरलूम मजदूर को बेदार करने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है कि आपके चैनल के माध्यम से हम पालिकाओं के पावरलूम मजदूरों को ये मैसेज देना चाहते हैं। 1 अगस्त को CITU यूनियन के लीडरशिप में जो आज़ाद मैदान में आंदोलन हो रहा है पूरे महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूरों का, उसके लिए हम कल से दस्तखती मुहिम शुरू करेंगे। ये लेटर पर पावरलूम मजदूरों के सिग्नेचर लिएंगे जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कामगार मंत्री के नाम ये लेटर है। और इसमें हमने मांगनी की है कि पावरलूम मजदूरों का कल्याणकारी मंडल बनाया जाए। ये वक्त की ज़रूरत है, पावरलूम मजदूरों के हालात सुधारने के लिए ये ज़रूरी है।
कल्याणकारी मंडल से हमारे पावरलूम मजदूरों को बहुत से फायदे मिलेंगे। उन्हें पेंशन मिलेंगी, बच्चों की शादी ब्याह के लिए पैसा मिलेगा और बोनस वगैरह जो है कल्याणकारी मंडल से मिलता है। इसकी मिसाल के तौर पर मैं अपना बांधकाम मजदूरों का जो कल्याणकारी मंडल है उसका लाभ मालेगांव शहर के मिस्त्री हजरात उठा रहे हैं। आप उनसे जान सकते हैं कि उससे क्या फ़ायदा होता है। उस कल्याणकारी मंडल को बनाने के लिए हुकूमत इतनी आसानी से मानेगी नहीं। हमें कुछ ना कुछ जोर जब आंदोलन करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए हरकत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि जब बात उसूलों की हो तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। मालेगांव शहर के मजदूरों को भी हम ये बात बताना चाहते हैं कि हुकूमत को ये बताना होगा कि मालेगांव शहर का मजदूर मरा नहीं है, सोया नहीं है। हाँ, वो हालात का मारा है। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो थक जाता है, अपने हक अधिकार को नहीं जानने की वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाता। लेकिन अब हम उन्हें उनके अधिकार बताएंगे और बताएंगे कि हुकूमत उनका कल्याणकारी मंडल बनाने की पाबंद है कानून के मुताबिक। बस ये निकम्मी सरकार को नींद से जगाना होगा और इसके लिए हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। मैं पावरलूम मजदूरों से सिर्फ इतना कहूँगा कि आप हमारे साथ चले, हमारे कंधे से कंधा मिलाए। ये आपकी अपनी लड़ाई है, आपके अधिकार की लड़ाई है। इसका यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यूनियन का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये जब भी कल्याणकारी मंडल बनेगा हमारा भी फ़ायदा होगा, हमारे आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधरेगा। क्योंकि कल्याणकारी मंडल में जब रजिस्ट्रेशन होता है, कल्याणकारी मंडल जब बनता है उसमें एक रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के तहत आने वाली हुकूमत में, आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में जब भी कोई सरकारी स्कीम मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए आती है तो सरकार उसको कल्याणकारी मंडल में रजिस्टर्ड मजदूरों को उसका लाभ देती है। इसी के साथ पावरलूम मजदूरों के कल्याणकारी मंडल में की जो सुविधा है वो कामगार की बीवी, कामगार के बच्चे, कामगार की अम्मी और उसके अब्बू, ये एक परिवार को मेडिकल की सहूलत मिलती है। उनके कामगार के बच्चों को शादी ब्याह में हुकूमत की तरफ से फंड मिलता है, कोई डिलीवरी के लिए पैसा मिलता है, घर बनाने के लिए कोई स्कीम आती है तो उसमें मजदूर का हिस्सा होता है। ऐसे अनगिनत फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन सरकार इतनी आसानी से ये नहीं देगी। आप सरकार को जानते हो, इसलिए मैं पावरलूम मजदूरों से एक बार फिर विनती करूंगा कि कल से हम लोग आपके बीच में आएंगे, हमारे लोग होंगे, आपसे दस्तखती मुहिम के ज़रिए हम आपसे जुड़ेंगे ताकि आपका जाति लेटर सीएम तक पहुँचे और सरकार जागरूक हो। ठीक है, एक मिनट ओ थोड़ा हो, हाँ 2 पीस। अरे कोई बात नहीं आया होगा तो ले लेंगे। पिछले मानसून इजलास में मालेगांव शहर की पावरलूम सनत जो है उसकी जहाँ से प्रोडक्शन होता है साइजिनों का मुद्दा उठाया गया कि इसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है, मालेगांव शहर की आवाम बीमारियों में मुब्तला हो रही है, तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ये जो मुद्दा है कि बीमारी साइजिंग के धुएं से, वाकई में ये मैं मानूंगा कि वो जो आवाज़ उठी है वो सही है और इसमें साइजिंग मालकान की गलती है कि वो 2 पैसा बचाने और कानून की और हुकूमत की नज़रअंदाज को सीरियसली नहीं लेते और फिर बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। लेकिन हम साइजिंग कामगारों को ये कहना चाहते हैं कि वक्त से पहले अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि पिछले टर्म में भी जब एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन जानते हैं लोग कि साइजिंग के ऊपर मुद्दा आया था, तो उस व्यक्ति के करते 28 साइजिंगों को बंद करने का आदेश कलेक्टर की तरफ से, ग्रैंड ट्रिब्यूनल की तरफ से कलेक्टर को आया था। हमने भी वहाँ जाकर नुमाइंदगी की और कलेक्टर को कहा कि भाई 28 साइजिंग जो बंद हो रही है उसमें जो काम करते हैं उनके रोज़गार का मसला है, तो उसका क्या? तो कलेक्टर ने मुझे कहा था कि भाई आप उनका डेटा ला कर दो, मैं उनको हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ फ़ायदा दूंगा। लेकिन साइजिंग मालकान जो है कामगारों का रजिस्ट्रेशन नहीं रखते, वो हम ये बता नहीं सकते कि हम कामगार हैं या क्या काम करते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट होता है, हुकूमत को पता होता है कि ये मेडिकल लाइन में खिदमत कर रहा है। एक वकील है, उसके पास LLB की डिग्री होती है, हुकूमत से मंजूर शुदा, हुकूमत को पता होता है कि ये व्यक्ति जो है कानून में लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन पावरलूम मजदूर क्या, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसकी वजह से वो लाभ नहीं मिला। तो मैं साइजिंग मजदूरों से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि वक्त रहते आप यूनिट हो जाओ, एकजुट होकर। CITU यूनियन आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार है, और आप हमारे साथ आओ, हमसे जुड़ो, हम साइजिंग मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या पावरलूम मजदूरों की लड़ाई भी आप लड़ेंगे? और जो कारखानों में सद्दाम खातून का नज्म नहीं है, फायर का बाटला नहीं है, बस एक बॉक्स नहीं है, तो क्या इसके ताल्लुक से भी आप कुछ कोशिश करेंगे? बिल्कुल, अगर हमने यूनियन बनाया तो ये हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज बनता है कि हम कामगारों को सहूलत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। लेकिन हमको जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि मजदूर हमारे साथ बुनियादी तौर पर नहीं जुड़ता। मैं ऊँट पे बैठकर बकरियां खाने वाला काम नहीं करूँगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमको करने के लिए एक ताकत चाहिए। आज सरकार जो है लेटर से और इससे नहीं जागती, उनको यूनिटी में ताकत बताना पड़ती है, सरकार को हिलाना पड़ता है। इसकी एक मिसाल किसानों का आंदोलन है। तो आज हमारे साथ मजदूर नहीं है, मजदूर अगर हमारे साथ जुड़ता है बुनियादी तौर पर तो हम उसके अधिकार को दिलाने के लिए तैयार है। संडास बाथरूम का जो नज्म है ये हमारे शहर के सरमायादारों की बेईमानी है। एक मुसलमान होने के नाते, कानूनन तो जाने दीजिए, मुसलमान होने के नाते उनका सारे हक बनता कि हमारे यहाँ काम करने वाले हमारे मातहत को उसकी बुनियादी सहूलत दी जाए जिससे वो सहूलत हासिल कर सके। पिछले दिनों अल्ताफ मुजावर भी मजदूरों की बात को लेकर रुके थे, फिर कुछ देखने में आया कि आपने उसे तंजीम से निकाल दिया, ऐसा क्या हुआ कि उसे तंजीम से निकाल दिया? देखिए, अल्ताफ मुजावर का जो मामला है वो एक अच्छे लीडर थे, उन्होंने एक अच्छे मुहिम चलाई और लोगों को जागरूक किया, लेकिन नज़रियात का कुछ इख्तिलाफ था। अल्ताफ मुजावर अक्सर डिमांड ये करते थे कि हमें सियासी पार्टी और सियासी लोगों से जुड़कर रहना चाहिए, और उसका मुजाहरा उन्होंने किया भी कि आज वो राष्ट्रवादी के स्टेज पर है, राष्ट्रवादी के प्लेटफॉर्म पे, और हमारी जो यूनियन है वो गैर सियासी तौर पर मुहिम चलाती है। हमारी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ही है, लेकिन वो भी हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं करती, हम अपने तौर पे चलाते। और मैं मजदूरों को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म से, किसी व्यक्ति से, किसी सियासी पार्टी से जुड़ते हैं तो उसके नज़रियात के तहत हमको चलना होगा। आज अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ता हूँ तो कल मैं को मजदूरों से अपील करनी पड़ेगी कि आप इस पार्टी को वोट दो, जबकि मेरे पास आने वाले कामगार, मेरे सभासद अलग अलग पार्टी के नज़रियात को मानने वाले हो सकते हैं। तो हमारी जो यूनियन है वो सिर्फ मजदूर की मजदूरी देखती है, वो किस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखता है वो नहीं देखती। तो हमारा और अल्ताफ मुजावर को का जो तलाब है वो सियासी नज़रियात को लेकर है।